नमस्कार देवियों, सज्जनों, सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन शिक्षा निदेशालय कक्षा 10वीं हिंदी वर्कशीट 12 और वर्कशीट 13 के प्रश्नों के उत्तर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इसमें कार्यपत्रक 12 वर्कशीट 12 जो है, इसमें एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो पहले देखते हैं कि गद्यांश को हम पढ़ कर के नहीं, आप स्वयं पढ़ें, समझें भी, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी आसानी के लिए, 10वीं कक्षा के छात्रों की आसानी के लिए जो है केवल प्रश्नों के उत्तर आपके सामने लिखूंगा, आपके सामने पढ़ करके आपको सुनाऊंगा उत्तर, जो उसके सही उत्तर हो सकते हैं। गद्यांश को अवश्य पढ़ें, क्योंकि हर गद्यांश में एक अच्छा सा भाव छुपा होता है, अच्छा ज्ञान विज्ञान की बात छुपी होती है, तो उसको भी आप ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर आप लिखें। देखिए, पहला प्रश्न है, उपर्युक्त अनुच्छेद में भाषा की क्या परिभाषा दी गई है। एक दो लाइनों में आपको बता दूं, ये जो गद्यांश है ना, यह गद्यांश भाषा पर आधारित है। भाषा की परिभाषा, भाषा किसे कहते हैं, भाषा मनुष्य की, प्राणी की जो है सबसे बड़ी मनुष्य के लिए उपयोगी है, भावों विचारों को प्रकट करते हैं। तो भाषा की क्या परिभाषा है, देखिए, भाषा की उपर्युक्त अनुच्छेद में भाषा की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने भाव, अपने विचार या इच्छा प्रकट करता है और दूसरे के विचार, भाव आदि को ग्रहण करता है। दूसरा प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। हम जो आवाजें निकालते हैं वही सबसे छोटी इकाई है। दूसरे शब्दों में कहें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर है। तीसरा प्रश्न है, वर्ण आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं। जब वर्ण या अक्षर आपस में मिलते हैं तो जाहिर सी बात है शब्द का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? शब्द का निर्माण करते हैं। अनेक अक्षरों के व्यवस्थित मेल से शब्दों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है। अब देखिए, लिपि कहते हैं जो हम मौखिक भाषा, जो मौखिक ध्वनियां जो है, जो वर्ण हम बोलते हैं, उनको लिखने के लिए जिन चिन्हों की व्यवस्था की गई है उन्हें ही लिपि कहते हैं। और हिंदी भाषा की लिपि का नाम है देवनागरी। फिर से ध्यान दीजिए, हिंदी भाषा देवनागरी भाषा में लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का नाम है जो हिंदी की है। अगला प्रश्न है, अपने आसपास की ऐसी ध्वनियों की पहचान करके सूची बनाइए जिन्हें आपने सुना है, अंकित, लेकिन उनके लिए किसी वर्ण या भाषिक प्रतीकों की व्यवस्था नहीं की गई है, जैसे चिड़िया की चहचहाहट। तो ये देखते हैं पांचवा प्रश्न, चौथा प्रश्न नहीं, पांचवा प्रश्न है। इसको, ये एक तरह से गतिविधि है, आप इसको स्वयं करें और इसके उत्तर, जैसे पक्षी, चिड़िया, पत्तों के गिरने की आवाज, इनके लिए कोई खास आवाज, हालांकि जानवरों की बोली के लिए भी मनुष्य ने एक खास शब्दावली दे दी है। जैसे गाय बोलती है तो रंभाना बोलते हैं उसको, चिड़िया की चहचहाहट होती है, फिर शेर जो बोलता है तो उसको दहाड़ना नाम दे दिया है। लेकिन एग्जैक्ट जब वो गुर्राता है या दहाड़ता है तो उसके लिए कोई अलग से शब्द नहीं है। ये मानव की बुद्धि है कि उसने इसको नाम दिया है। हाथी की बोली को चिंघाड़ना बोलते हैं। ये सब नाम दिए गए हैं। तो अब आगे देखते हैं कार्यपत्रक 13। कार्यपत्रक जो 13 जो है, इसमें भी गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें,
दूसरे लोग हमारी सफलता और क्षमता पर कब विश्वास करने लगते हैं। देखिए, ये जो गद्यांश है ये आधारित इस बात पर है कि हम जैसे लोगों के संग में रहेंगे, हमारे सहपाठी कैसे हैं, वो निडर हैं या डरपोक हैं, वे आशावादी हैं या निराशावादी हैं, वो अच्छी बातें सीखने सिखाने वाले हैं अथवा बुरी बातें सीखने सिखाने वाले हैं, वो अपने देश की, अपने कुल खानदान की निंदा सुनने वाले हैं या प्रशंसा सुनने वाले हैं। इन्हीं सब बातों पर आधारित यह गद्यांश है और ये गद्यांश हमें सीख देता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, पहला प्रश्न, दूसरे लोग, जब हमारा स्वयं का अपनी क्षमता और सफलता में अटूट विश्वास होता है तब दूसरे लोग हमारी सफलता और क्षमता पर विश्वास करने लगते हैं। दूसरा प्रश्न है, भय, शंका और अंधविश्वास को डायनामाइट क्यों कहा गया है? तो भय, शंका और अंधविश्वास को डायनामाइट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को तोड़ देते हैं। डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ होता है जिससे क्षण भर में जहां भी उसका विस्फोट होगा वहां पर ठोस से ठोस वस्तु चकनाचूर हो जाती है। तो उसी तरह से जब शंका हो, अंधविश्वास हो, डर हो और ये सब चीजें हमारे अंदर घर कर गई हो तो ये डायनामाइट का काम करती है। तीसरा प्रश्न है इसमें, आपके अनुसार जहां अपने कुल, देश आदि की निंदा हो वहां से क्यों उठ जाना चाहिए? क्योंकि जहां अपने कुल, देश आदि की निंदा हो वहां से उठ जाना चाहिए क्योंकि इससे हमारे गौरव और आत्मविश्वास की भावना का टूटने का डर लगा रहता है। जहां पर ये निंदा की बात होगी तो वहां हमारा आत्मविश्वास डगमगाएगा, हमारे अंदर डर घर कर जाएगा, ये सब चीजें होंगी। इसलिए अपने देश और कुल खानदान की भाषा, संस्कृति आदि की बुराई नहीं सुननी चाहिए, यही अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, गतिविधि है। यदि आपको इस गद्यांश का भाव अपने मित्र को लिखकर समझाना हो तो आप क्या समझाएंगे? लिखिए। आप अपनी ओर से भी लिख सकते हैं, मैंने इस तरह से लिखा है। गद्यांश का भाव इस प्रकार है, हमें कभी भी कायर, निराशावादी लोगों के साथ नहीं रहना है जो हमें भी अपने जैसा बना दे। जहां अपने कुल, खानदान, देश, जाति, सभ्यता, संस्कृति, धर्म, भाषा, वेशभूषा आदि की बुराई हो रही हो वहां से दूर चले जाना चाहिए, ये इसका भाव है। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश से आपको अपने लिए क्या सीख मिली? समझाइए। तो इस गद्यांश से सीख मिली कि हम निर्भीक बने, आशावादी बने और सद्गुणों को अपनाएं, बुरे जो गुण, बुराई को छोड़ करके अच्छाई को अपनाएं, अपने कुल, खानदान, देश, जाति, धर्म आदि की अच्छी बात की बुराई न सुने और न सुनाएं। ये सभी दोनों ही गद्यांशों के उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे, वहां से भी आप नोट कर सकते हैं। और चैनल को देखने के लिए आपका धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, लाल लाल सा बटन होता है, लाल अक्षरों में लिखा होता है सब्सक्राइब, उसको सब प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारती।